हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सलेंस। हमारा लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, विच वाज मोशन इन प्लेन। काइनेमेटिक्स का पार्ट था। काइनेमेटिक्स में दो चैप्टर्स हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन। और आज से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये डायनेमिक्स का पार्ट है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दो मैकेनिक्स की दो ब्रांचेज होती हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। बेसिक डिफरेंस ये है कि काइनेमेटिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट, विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेज, एंड डायनेमिक्स में हम फोर्सेज की भी स्टडी करते हैं साथ में। सो ऑब्वियसली यहाँ पे पहला टॉपिक आएगा इसके हिसाब से फोर्स, और इसके बारे में इंट्रोडक्टरी नॉलेज हमें 9th क्लास के सिलेबस से मिल चुकी है। सो जनरल थियोरेटिकल टॉपिक है, तो मैं इसे जल्दी जल्दी से फिनिश करूँगा। थियरी इसमें ज़्यादातर बेसिकली। तो फोर्सेस का मतलब है, फोर्सेज आर बेसिकली दैट क्रिएट इफेक्ट्स ऑफ पुश एंड पुल। तो किसी बॉडी पर पुश और पुल का इफेक्ट लग रहा है तो उसको हम फोर्स बोलते हैं। वो फोर्स की वजह से आता है। तो फोर्स किसी बॉडी को पुश या पुल कर सकता है। ये पुल का इफ़ेक्ट है जैसे कि, और ये पुश का इफ़ेक्ट है, ये फोर्स से क्रिएट होता है। और किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हम उसको फॉलोइंग चेंजेस से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये चेंजेस हैं, फोर्सेस कैन अप्लाई फॉलोइंग चेंजेस, जैसे चेंज इन इनर्शिया। सो इनर्शिया बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होती है। जनरली उसे मास से हम डिफाइन करते हैं। सो वो रिप्रेजेंट करती है कि बॉडी उस समय किस एनर्जी की स्टेट में है, किस स्टेट में है। तो उसके दो टाइप होते हैं जनरली, स्टेट ऑफ रेस्ट, ये पहला वाला स्टेट ऑफ रेस्ट, और दूसरा होता है स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हमें पता है कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, यानी नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन ज़ीरो। सो अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इनमें से कुछ चेंज हो सकता है। उसका इनर्शिया चेंज हो सकता है, यानी उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो सकती है, वो बॉडी रेस्ट में होगी फिर वो मोशन में आ सकती है। या उसका यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट चेंज हो सकता है, यानी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही थी फिर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ सकती है। सबसे सिंपल तरीका इसको कम से कम वर्ड्स में एक्सप्लेन करने का ये है। अब इसको डिटेल में हम बहुत ज़्यादा जितना चाहें उतना कॉम्प्लेक्सिटी में ले जा सकते हैं। जैसे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ कि बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट डायरेक्शन मूव कर रही है विदाउट रिटर्निंग बैक। सो उस केस में अगर हम डायरेक्शन चेंज करें तब भी हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब भी वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। या अगर हम स्पीड को चेंज करें तब भी सेम चीज़, वहाँ पे भी मोशन नॉन यूनिफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके लिए भी हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो अ फोर्स कैन चेंज इनर्शिया, यानी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और चेंज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। या इसके अलावा अगर बैलेंस्ड फोर्स है तो वो इनर्शिया में चेंज नहीं करेगा, लेकिन वो बॉडी की शेप में चेंज कर सकता है। जैसे अगर हमारे पास रबर बॉल है और हम दोनों तरफ से उसे स्क्वीज़ करें तो वहाँ पे बॉल मूव नहीं करेगी, वो रेस्ट में ही रहेगी, लेकिन उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन शेप भी पॉसिबल है। ओके, और इन फोर्सेस को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए न्यूटन ने हमें 3 लॉज दिए थे, और काफ़ी फेमस लॉज हैं। आपने 9th क्लास में ऑलरेडी उनके बारे में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जल्दी से उन लॉज को देख लेते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसका दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। इट बेसिकली स्टेट्स दैट कि अगर हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, इफ़ वी हैव नो अनबैलेंस्ड फोर्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनबैलेंस्ड। फोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो एक दूसरे को बैलेंस करके नेट इफेक्ट ज़ीरो हो रहा हो उनका। और अगर हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, यानी नेट फोर्स ज़ीरो है, देन इन दैट केस द स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी और पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगी, स्टेट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगी। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है, इसलिए हम इसे लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। सो इसका स्टेटमेंट आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बना सकते हो। मैं एक एग्जांपल के लिए बना के दिखाता हूँ आपको। सो वी कैन से दैट इट स्टेट्स दैट द state of inertia will not change for a body having zero unbalanced force. और इसको थोड़ा और एलेबोरेट करने के लिए वी कैन से दैट इट मीन्स if the body was in rest initially, if the body was at rest, it will stay in rest, or if it was moving with constant speed,
constant speed in a particular direction, then it will keep on moving in the same direction with same speed. ओके, तो इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उनको देखते हैं. ये स्टेटमेंट बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी. तो ये तो ईजी है समझना. इसे हम अर्थ पे भी देखते हैं. अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है अनलेस उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई हो रहा हो. दूसरा, अगर बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से एक कांस्टेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसी कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट डायरेक्शन मूव करती रहेगी अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा तो. लेकिन ये ऐसा नहीं होता, अर्थ पर ऐसा नहीं होता. अर्थ पर हम ऐसा नहीं देखते. अगर हम किसी बॉडी को एक पर्टिकुलर स्पीड से फेंक देंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो बिना किसी एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के भी रुक जाती है. यहाँ पर रुक जाती है. वो रुकती इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ और फोर्सेज हैं जो फ्रिक्शन देते हैं उस बॉडी के मोशन को, और वो बॉडी के पास एक्सटर्नल फोर्स आता है और रुक जाती है. इसको समझने का सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है कि स्पेस में जो मोशन होता है जहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है वहाँ पे मोशन फ्रिक्शन लेस एक रीजन में होता है. तो वहाँ पर ये फिनोमेना अच्छे से हमें देखने को मिलता है. अगर आप स्पेस में कोई एक स्टोन लेके उसे कोई पर्टिकुलर स्पीड देके एक डायरेक्शन में फेंक दोगे तो हमेशा उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चलता रहेगा अनलेस और अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता या किसी चीज़ से टकरा नहीं जाता ऐसा कुछ. सो ये लॉ हमेशा वैलिड होता है. तो यहाँ पे इनर्शिया की बात होती है. इनर्शिया एक्सप्लेन करता है मैं ये, और इनर्शिया का मतलब है बेसिकली स्टेट ऑफ इनर्शिया. बेसिकली स्टेट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग है स्टेट ऑफ रेस्ट, जैसे पहले बताया था मैंने, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. अब यूनिफॉर्म मोशन में दो चीज़ें आएंगी. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी. अब वेलोसिटी के दो फैक्टर होते हैं, एक उसकी स्पीड और डायरेक्शन. तो वहाँ पे डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए और स्पीड भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए. तो यहाँ पे फोर्स नहीं लगने का इफ़ेक्ट क्या होगा. अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड में मूव करती रहेगी, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में मूव करती रहेगी. ना तो डायरेक्शन चेंज होगी, ना स्पीड चेंज होगी, और ना ही स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होगी. ये तीन चीज़ें याद रखनी होती हैं. फर्स्ट लॉ में ये तीन चीज़ें बताता है. ओके, तो ये फर्स्ट लॉ हो गया. इसके बाद एक क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है हमें, फिर हम सेकंड लॉ पे चलेंगे. दैट क्वांटिटी इज़ लीनियर मोमेंटम. इसका सिंबल होता है पी. वेक्टर क्वांटिटी है ये, और इसको एक्सप्लेन करने के कई सारे तरीके हैं. एक हम इसे मैथमेटिकल फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर सकते हैं. पहले तो P = mv फॉर्मूला होता है. वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ऐसे आएगा, यानी मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है. यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो डायरेक्शन हमें दिख गई. इसकी डेफिनेशन यहाँ से क्या बनेगी. मोमेंटम इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. तो इसको पूरा अच्छे से बोले तो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी. सो इसकी एक डेफिनेशन तो ये हो जाएगी. मैं लिख नहीं रहा उससे, मैंने आपको बता दिया है. सो अपने आप नोट कर लेना इसे. और बेसिकली अगर आपका इसका फिजिकल मीनिंग सिग्निफिकेंस समझना है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं. सो मोमेंटम बेसिकली रिप्रेजेंट्स the measurement of amount of motion possessed by a body. या एक और तरीका इसको समझने का, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो दैट मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द फिजिकल क्वांटिटी विच चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड. So also we can say that momentum of a body is that physical quantity which changes with the time
व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड, व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड। और इस लास्ट स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा। सो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन में होता है, यानी फोर्स की डायरेक्शन और चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन भी सेम होती है। तो हम 3 स्टेटमेंट हमने यहाँ पे इसके देखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट था इसका ये जो हमने P इक्वल्स टू एम वी से बनाया, सेकेंड स्टेटमेंट ये, और थर्ड स्टेटमेंट ये। तीनों इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसे हम ऐसे ही हम फॉर्मूले से और थियोरेटिकली और उसके कंसेप्ट वाइज कई सारी डेफिनेशन फॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमारे पास एक ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है इसको अगर आप कन्वर्ट करो तो P इक्वल्स टू एम वी होता है, तो ये m डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। और डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी हमें पता है एक्सेलरेशन के बराबर होती है, तो F इक्वल्स टू एम ए फॉर्मूला यहाँ से आ जाता है, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू एम ए। लेकिन ये फॉर्मूला जनरली तब लगता है जब हमारे पास कांस्टेंट मास हो। अगर कांस्टेंट मास नहीं है, अगर वेरिएबल मास है, तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे हम यहाँ पे, फॉर वेरिएबल मास सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने वेलोसिटी को वेरिएबल लिया है, मास को नहीं लिया। अगर मास वेरिएबल है तो फॉर्मूले को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे दोनों चीज़ें आएंगी डिफरेंशिएशन की तरह, एक तरह से हम यहाँ पे बेसिकली डी अपॉन डी टी डिफरेंशिएशन करेंगे एम और वी का। सो पहले हमने एम को सेपरेट किया और वी का डिफरेंशिएशन किया, और फिर हमने वी को सेपरेट किया और एम का डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, तो कंप्लीट फॉर्मूला हमारा वेरिएबल सिस्टम के लिए ये बनेगा। तो अगर वेरिएबल मास है हमारे पास तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और कांस्टेंट वेलोसिटी है, और अगर कांस्टेंट मास और वेरिएबल वेलोसिटी है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर दोनों कंबाइंड हैं तो फिर हमें पूरा फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। ओके, अब इसके बेसिस पर हम न्यूटन सेकंड लॉ डिफाइन कर सकते हैं अच्छे से। तो अब सेकंड लॉ देखते हैं। सो फर्स्ट लॉ हमने देख लिया था। नाउ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो ये बेसिकली डिफाइन करता है फोर्स को, कि फोर्स का क्या कनेक्शन है मोशन से। सो इट स्टेट्स दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम for a body is equals to the external net balanced force, external net unbalanced force applied on the body, ओके। तो ये बेसिकली हमें इस डेफिनेशन के बारे में बता रहा है। तो फिर से ये सारे फॉर्मूले आ जाएंगे यहाँ पे। एफ का फॉर्मूला डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, और कंप्लीट फॉर्मूला ऑब्वियसली ये हो जाएगा एम डी वी वेक्टर अपॉन डी टी प्लस वी वेक्टर डी एम अपॉन डी टी। या इसको और सिंपल अगर सिर्फ कांस्टेंट मास का केस लें तो ये कन्वर्ट होके यहाँ से हमारे पास एम ए वेक्टर ये भी आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चल रही है दैट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है, और डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से दिखें। ये न्यूटन सेकंड लॉ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली हमें ये बताता है कि सारे फोर्सेस जो होते हैं वो पेयर में जनरेट होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं उसे। यानी इसका स्टेटमेंट होगा हमारे पास एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, meaning any force applied on a body is balanced by a same यानी equal by an equal and opposite force,
ओके, सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका, यहाँ पे हमने टेबल पे एक बुक रखी हुई है सपोज़। तो ये बुक जो है वो दो फोर्सेस को बैलेंस करके यहाँ पे मेंटेन्ड है। पहला फोर्स जो बुक टेबल के ऊपर लगा रही है दैट इज़ द वेट ऑफ बुक, एंड एक जो टेबल बुक के ऊपर लगा रही है दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, उसको एन से बोल देते हैं। दिस इज़ वेट ऑफ बुक and it is the force applied by book on the table, applied by book on the table, and normal reaction force, yeah, normal reaction force. So this force is applied by table on the book, applied by table on the बुक। ओके, सो यहाँ पे एन का मैग्नीट्यूड डब्ल्यू के इक्वल होगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक माइनस आएगा। सो ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का एग्जांपल है। एक सिंगल लाइन में आप ये भी बोल सकते हो दैट दिस लॉ टेल्स दैट ऑल interactive forces exist in pair, तो सपोज एक ए बॉडी से बी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो एफ ए बी वैक्टर विल बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए वैक्टर, यानी ए बॉडी से बी बॉडी पे फोर्स इज इक्वल्स टू बी बॉडी से ए बॉडी पे फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स सेम। ओके, सो दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन बाय न्यूटन। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, हमने लास्ट चैप्टर में सर्कुलर मोशन पढ़ा था, सो हमने देखा था सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स ज़रूरी होता है, फोर्स हमेशा लगता है सर्कुलर मोशन में, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। सो ये सपोज़ कोई बॉडी है एम मास की, तो इस एम मास की बॉडी पर इस स्ट्रिंग द्वारा, एक स्ट्रिंग जो है हमारे, ये फोर्स लगाएगी एंड दैट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मैं एफ बोल देता हूँ उसका। और जो ये एम मास है वो स्ट्रिंग पर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स लगाएगा जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, एफ। तो यहाँ पे एफ इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एफ इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम कई बार स्यूडो फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स है। रिएक्शन फोर्सेस को हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं बिकॉज दे आर जनरेटिंग नॉट बाय सम एक्चुअल सोर्स बट बाय रिएक्शन ऑफ एन एक्चुअल फोर्स, सो इसलिए उनको स्यूडो फोर्स बोलते हैं। स्यूडो का मतलब नॉन एग्जिस्टिंग और डुप्लीकेट फोर्स। सो ये हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ हो गया। अब इस पर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल of mass 2 kilogram is given by v vector equals to at I cap plus bt square j cap full stop. Find force acting on the particle full stop. सॉल्व करते हैं इसे। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है ऑब्वियसली न्यूटन सेकंड लॉ से, डी पी वैक्टर अपॉन डी टी, और पी का फॉर्मूला होता है एम वी वैक्टर, तो यहाँ से एम बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट लेंगे अगर कुछ नहीं बोला है तो, और ये डी वी वैक्टर अपॉन डी टी। सो एम वी वैक्टर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लगा देते हैं। सो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी, और ये ए टी आई कैप प्लस बी टी स्क्वायर जे कैप, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा एफ वैक्टर इक्वल्स टू मास की वैल्यू 2 किलोग्राम, ये आ जाएगा ए आई कैप प्लस 2bt जे कैप, ए आई कैप प्लस 2bt जे कैप न्यूटन, या जो भी यूनिट है, यूनिट नहीं पता है तो यूनिट लिख देंगे सिर्फ। क्वेश्चन में अगर यूनिट नहीं दी हुई है तो हम सिर्फ यूनिट लिख देंगे वहाँ पे, तो ये उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सो टाइप्स ऑफ फोर्सेस को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मैं कुछ इस पर इम्पॉर्टेंट और फेमस टाइप के डिविजन्स बताता हूँ यहाँ पे। जैसे एक कैटेगरी हो सकती है टाइप्स ऑफ फोर्सेस को डिफाइन करने की, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट एंड
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को हम फील्ड फोर्सेस भी बोलते हैं, फील्ड फोर्सेस। दूसरा फंडामेंटल फोर्सेस एंड डिराइव्ड फोर्सेस, यानी नॉन फंडामेंटल फोर्सेस, नॉन फंडामेंटल या डिराइव्ड फोर्सेस। और तीसरा कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये सारी कैटेगरी नहीं है, और भी तरीके से हम फोर्सेस को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स भी बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके उसमें ले सकते हैं हम। ये मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए हैं, तो मैं इनके एग्जांपल्स बताता हूँ। कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल, ऑब्वियसली इसके नाम से समझ में आ रहा है हमें। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है कि वो दो चीज़ों के बीच में कॉन्टैक्ट की वजह से जनरेट होता है। सो इसका एग्जांपल होगा फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, एट्सेट्रा, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट की वजह से क्रिएट हो रहे हैं। या पुश और पुल सिंपली। नॉन कॉन्टैक्ट या फील्ड फोर्सेस, हमने इस चैप्टर में दो स्पेशल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़े हुए हैं या फील्ड फोर्सेस पढ़े हुए हैं, और एक हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था 2000, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी मैंने यहाँ पे बोल दिया, मैं 12th के हिसाब से बोल दिया था। अभी हमने कोई भी फील्ड फोर्स नहीं पढ़ा, हम 11th का सिलेबस कर रहे हैं, तो ये सब आगे आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन सबके बारे में आप जानते ज़रूर हो कि बहुत कॉमन नाम है ये। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे नॉन कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट के लगते हैं। मून और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी वो काम कर रहा है फील्ड की वजह से। फील्ड का कंसेप्ट जब ये चैप्टर्स आएंगे तो हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंडामेंटल फोर्सेस। एक्चुअली ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है 11th के फर्स्ट चैप्टर में। फंडामेंटल फोर्सेस हमने पढ़े हुए हैं। 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, EM फोर्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, पूरा नाम लिखना है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड फोर्थ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो इनके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि 11th के फर्स्ट चैप्टर में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सारा इनका डिटेल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये फंडामेंटल फोर्सेस, इनका मतलब क्या है फंडामेंटल फोर्सेस का? दैट दीज फोर्सेस आर मोस्ट बेसिक फोर्सेस इन द यूनिवर्स। ये किसी और फोर्स से जनरेट नहीं हुए हैं, ये ऑलवेज एग्जिस्टिंग फोर्स हैं, और बाकी सारे फोर्सेस इन फोर्सेस से जनरेट होते हैं। तो उन सारे फोर्सेस को हम ड्राइव्ड फोर्सेस बोलते हैं। तो ड्राइव्ड फोर्सेस में बाकी सारे फोर्सेस आ जाएंगे, कुछ भी फोर्स आप ले सकते हो उसमें। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बॉयंसी, फ्रिक्शनल फोर्सेस, एट्सेट्रा, ये सारे फोर्सेस इन सब कैटेगरीज में आ जाएंगे। फ्रिक्शनल फोर्सेस। थर्ड कैटेगरी इज़ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनना होगा आपको। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है दोज फोर्सेज विच डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ बट ओनली ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन। द forces which only depends on initial and final condition slash position and not on the path followed. Okay. इसके एग्जांपल्स ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके एग्जांपल हैं। और इसका मीनिंग क्या हुआ थोड़ा ध्यान से समझना। इसका मीनिंग ये है कि सपोज़ एग्जांपल के लिए मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूँ, या चार्ज ले लेते हैं, चार्ज से इजी रहेगा। सपोज़ ये चार्ज है हमारे पास, +Q चार्ज है कोई, और यहाँ पे -Q चार्ज है, ठीक है। तो जब ये दोनों इस पोजीशन पर हैं R, तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पर इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इसको अगर हम माइनस चार्ज को मूव करा के यहाँ पे इस पोजीशन पे लेके आते हैं, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी अब। लेकिन वो जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होके आएगी, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि ये इनिशियल पोजीशंस क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या है। अब इस चार्ज को हम सीधे डायरेक्ट ऐसे लेके आएँ या ऐसे घुमा के किसी और पाथ से लेके आएँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन तीनों केसेस में
हमारे पास जो वर्क डन होगा इस चार्ज को मूव कराने के लिए वो सेम आएगा, यानी वर्क डन इन 1 विल बी इक्वल्स टू वर्क डन इन 2 एंड वर्क डन इन 3। यानी जो वर्क डन है फोर्स का वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। सच फोर्सेज एंड वर्क डन बाय सच फोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होते, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। जैसे चार्ज के लिए भी ये एप्लीकेबल है और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी ये एप्लीकेबल है। अगर हम चार्ज हटा के यहाँ पे मास कर देंगे तब भी वहाँ पे सेम केस रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस केस में भी। इसका दूसरा वर्जन है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सो बेसिकली ज़्यादातर प्रैक्टिकल फोर्सेज नॉन कंजर्वेटिव होते हैं और इसकी डेफिनेशन ऑब्वियसली हो जाएगी वो फोर्सेज जो पाथ पे भी डिपेंड करते हैं और इनिशियल फाइनल पोजीशन पे भी डिपेंड करते हैं, उनको हम पाथ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। द फोर्सेज विच डिपेंड ऑन पाथ एज वेल एज इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन स्लैश पोजीशन are called non-conservative forces, ओके। तो इसके एग्जांपल्स हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस, विस्कस फोर्सेस एटसेट्रा। विस्कस फोर्स बेसिकली फ्रिक्शन होता है फॉर लिक्विड्स। फ्रिक्शन जब बोलते हैं तो सॉलिड्स के लिए होता है वो, और जब हम विस्कस बोलते हैं तो लिक्विड का फ्रिक्शन होता है बेसिकली। सो ये हमने नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए बात कर ली। अब इसी के टाइप से अगर मैं एक और कैटेगरी बनाऊँ, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स, तो यहाँ से एक और कैटेगरी बन सकती है फोर्सेस की, लॉन्ग डिस्टेंस एंड शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेस। ओके, सो ऑब्वियसली इनकी डेफिनेशन क्या होगी, जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक वर्क करते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, ऑब्वियसली जो शॉर्ट तक करते हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेज होते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेज और शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेज के बारे में हमने फंडामेंटल फोर्सेज में पढ़ा हुआ है। लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेज के एग्जांपल हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वर्चुअली इन्फिनिट डिस्टेंस तक काम करते हैं। और शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स के एग्जांपल है वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ये शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं। तो इस टाइप से हम फोर्सेस को कई सारी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सो वो एक जनरल नॉलेज की तरह टॉपिक है, तो आप इसको पूरा जितना ज़्यादा जानोगे उतना ज़्यादा अच्छा है।